तो हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशन। देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, दूसरी होती है वेरिएबल क्वांटिटी। तो दो टाइप की क्वांटिटीज, पहली है कांस्टेंट और दूसरी है वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे हम अगर अपने आसपास में देखते हैं, टेबल की हाइट कांस्टेंट है, नंबर्स जितने हैं वो सब कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल अगर हम देखें तो वेरिएबल के अंदर जिसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे एज ऑफ ए चाइल्ड, बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी एज चेंज होती है, कंटिन्यूस चेंज होती है, उसके साथ में उसकी हाइट चेंज होती है, तो हाइट भी वेरिएबल है। उसका वेट भी चेंज होता है, तो वेट इज ऑल्सो वेरिएबल। एंड वी विल फाइंड दैट हाइट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन एज, और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है वेट। अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। सो दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। एक अगर वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट, और जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम, वैसे नंबर्स होते हैं लेकिन फिर भी इन जनरल ए बी सी से हम डिनोट करते हैं, और वेरिएबल को एक्स वाई जेड इनसे डिनोट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स ये कंबाइंड होती हैं, देन वी गेट एल्जेब्रिक टर्म। तो एल्जेब्रिक टर्म्स किस टाइप की होगी? 2x, 5xy, 7 upon 2x square z. So these terms, since this is the combination of constant and variable, this is called algebraic term. और जब इस तरह की algebraic terms को हम add या subtract करते हैं, then they becomes algebraic expression. So algebraic expression मतलब से 2x plus 5, ये algebraic expression है, या 2x plus 3y, this is algebraic expression। तो जब इस तरह की टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाती है algebraic expressions। And these algebraic expressions, in some cases when the powers are non-negative variable, then these becomes algebraic polynomial। और जब algebraic expression या algebraic polynomial को हम किसी कांस्टेंट के बराबर या नंबर के बराबर या किसी भी चीज के बराबर अगर पुट करते हैं, it becomes algebraic equation। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? जैसे 2x plus 5 is equal to 0 रख दिया तो इक्वल टू साइन आ गया, तो दिस विल बिकम इक्वेशन। या 2x plus 3y is equal to 5 रख दे, देन दिस विल बिकम एल्जेब्रिक इक्वेशन। और देखिए, आइडेंटिटीज
आइडेंटिटीज और इक्वेशंस। जैसे अगर हम देखें कि x प्लस वन इट्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा हुआ है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस वन स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। तो देखिए यहां पे भी इक्वल टू साइन है, यहां पे भी अगर हम इक्वल टू साइन पुट करते हैं मींस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दोनों के अंदर इक्वल टू साइन है, लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे कि इसका अगर सॉल्यूशन निकालें, इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि algebraic equations, these are having finite solution। solution मतलब क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इसके अंदर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। जैसे यहां पे अगर हम 5/2 रखें x की वैल्यू, तो 2 से 2 कटेगा, -5 और +5 ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 मींस -5/2 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिटी के अंदर आप कोई सी भी वैल्यू रख के देखो, चाहे x इज इक्वल टू 1 रखो, हाफ रखो, 10 रखो, -50 रखो, दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी के अंदर डिफरेंस क्या होगा, इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड ओनली फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, बट identities are satisfied for infinite values of x or y, any variable quantity. So here, what is equation? An equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called variable। तो ये equality होगी दो statements की और जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जब इन इक्वेशंस के अंदर x या y की पावर वो 1 हो तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 हो तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 हो तो बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक दिस दीज इक्वेशंस आर देयर, लेकिन हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन एंड दैट टू इन वन वेरिएबल। तो केवल एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब x या y या z जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर केवल 1 होना चाहिए। अब अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। सो रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, से दिस इज 2x प्लस 5 जो हमने अभी लिखी थी और इज इक्वल टू 0। हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमको एक एक करके ये क्वांटिटीज यहाँ से हटानी पड़ेगी, इसको भी हटानी पड़ेगी और इसको भी हटानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड अगर -5 ऐड कर दें तो ये -5 और +5 ये 0 हो जाएगा, -5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमको 2 हटाना है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, इधर -5/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रूल्स हैं। वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड, सो वी कैन ऐड, then we can subtract the same number on both the side, we can multiply both the sides of the equation by same non-zero number। ये important है कि non-zero होना चाहिए। then we can divide also
both the sides of the equation by same non-zero number. फिर ट्रांसपोजिंग मतलब अगर हम कोई सी भी टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर ये प्लस है, एडिशन है, तो वो उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो उधर जाके एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इधर है जैसे 2 इंटू एक्स है, अगर हम वहां पे ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम डिवीजन एंड डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन. So transposing any term of the equation may be taken to the other side with change of its sign. Means addition subtraction हो जाएगा, subtraction addition, multiplication will become division and division will become multiplication. So sixth is, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो ax plus b upon cx plus d is equal to p upon q, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, q इधर मल्टीप्लाई होगा और p से इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, देन q into ax plus b is equal to p into cx plus d. This is called cross multiplication. So these rules we will have to remember, and on the basis of these rules we can solve the equations. So let us take first case, solving equations which have linear expressions on one side and numbers on other side. सबसे पहले सबसे इजी टाइप की इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दिया हुआ है. सो इन दिस 2y plus 9 is equal to 4. We want to solve करना मतलब y की वैल्यू निकालना है. y की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम इस 9 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे. सो ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया. 4 minus 9 दिस इज -5. अब हमको y की वैल्यू चाहिए, इधर 2 का मल्टीप्लीकेशन है, जब इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको 2 से दोनों साइड या तो हम डिवाइड कर दे, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 वी विल गेट, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -5/2. दिस विल बी आवर आंसर. इसको हम चेक करके देख सकते हैं. चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह हम -5/2 रखें तो 2 इंटू y की जगह -5/2 प्लस 9, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 plus 9 दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड दिस इज राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड आ गया. सो वी हैव चेक्ड दैट y is equal to -5/2 is correct answer. One more example in which fractions are given. So solve x upon 3 plus 5/2 is equal to -3/2. तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5/2 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोजिंग 5/2 टू राइट हैंड साइड, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. नाउ -3/2 -5/2, तो एलसीएम होगा 2 -3 एंड -5, दिस विल बिकम -8/2. तो 5x/3 इज इक्वल टू हो गया -8/2, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू -4. अब ये 3 को उधर ले जाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3. तो यहाँ पे भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट x इज इक्वल टू -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 इज -12. तो ये x इज इक्वल टू -12, ये हमारा आंसर है. हम इसको भी चेक करके देख सकते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे x की जगह हम -12 रखें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये x की जगह -12 रखा, -12/3 प्लस 5/2, इससे 12 कैंसिल होगा
4 times. So this is minus 4 plus 5/2. अब यहाँ पे अगर हम LCM लें तो LCM is 2. 2 into minus 4, this is minus 8. Minus 8 and plus 5, so this is minus 3/2. और राइट हैंड साइड में माइनस 3/2 दिया हुआ था, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड. मतलब ये चेक हो गया कि हमारा आंसर x इज इक्वल टू -12 करेक्ट है. एक और क्वेश्चन हियर 15/4 minus 7x is equal to 9. तो यहाँ पे हम ये 15/4 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे. मीन्स वी विल ट्रांसपोज दिस टू राइट हैंड साइड. जब इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, ये है पॉजिटिव, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव. Means minus 7x is equal to 9 minus 15/4. And whatever we are doing, we will write this thing within bracket, what we are doing here, what transposition we are doing here. So then here if we will take LCM, LCM will be 4. 4 into 9, this is 36. 36 minus 15, this will be 21. So minus 7x is equal to this is 21/4. अब x is equal to क्या होगा? इस minus 7 को, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे दूसरी साइड. So 4 into -7, dividing both the sides by -7. ये एक्शन जो भी हम ले रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखते चलेंगे. So this 7 will cancel 3 times. और ये माइनस साइन है, तो x is equal to -3/4 will become its solution. So x is equal to -3/4 is our answer and we can check it. तो लेफ्ट हैंड साइड में -3/4 हम पुट करेंगे. तो यहाँ पे x की जगह -3/4 हम पुट करेंगे. माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया. और 7 into 3, दिस इज 21. 21/4, तो ये 21/4. यहाँ पे 4 LCM आ जाएगा. 4 LCM हुआ 15 प्लस 21, दिस इज 36. इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स. सो दिस इज इक्वल टू 9. और ये राइट हैंड साइड में 9 था, तो लेफ्ट हैंड साइड हैज बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड. मींस आवर आंसर इज करेक्ट. अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखें. व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. तो यहाँ पे what should be added. तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि x is added. x is added to twice the rational number. मतलब x जो है ऐड किया to twice of this number means -7/3 का twice किया. To get mean this becomes equal to 3/7. तो अगर x is added, तो according to the question this should be x is added to 2 times of this number and we are getting 3/7. अब हमको इसको सॉल्व करना है. तो 2 into -7, this is -14/3. अब इस -14/3 को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +14/3. तो ये हो गया +14/3. Now we can take LCM. LCM will be 21. 3 into 3, this is 9, and 7 into 14, this is 98. Now 98 and plus 9, so this is 107/21. This will become our answer. So therefore 107/21 should be added to twice of this number to get 3/7. Like this we will solve word problems. अगला word problem.
The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 integer 3 by 4. Find its length. Perimeter. Perimeter क्या होता है? अगर ये रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी टोटल बाउंड्री अगर ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो ये भी लेंथ होगा और ये भी ब्रेड्थ होगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, मीन्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमको इसकी लेंथ निकालनी है, तो वी विल सपोज दैट लेंथ इज x। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और विड्थ। सो हियर पेरीमीटर, दिस इज ऑलरेडी गिवन 13, तो ये 13 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेड्थ इज गिवन 2 इंटीजर 3 बाय 4। इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3 दिस इज 11 एंड अपॉन 4। तो यहाँ पे विड्थ की जगह हमने लिख दिया 11 अपॉन 4। देन दिस इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 2 इंटू एक्स, ये आ गया 2 इंटू एक्स। फिर इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, सो वी विल गेट 11 अपॉन 2। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो हम इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 13 और माइनस 11 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 2 into 13, this is 26 and minus 11, 26 में से 11 गए, so this is 15 and then upon 2। ये किसकी वैल्यू है? 2x की। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? वापस से 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवीजन हो जाएगा, मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, 15 अपॉन 4, सो दिस विल बिकम 15 अपॉन 4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 3 इंटीजर 3 अपॉन 4। अपन इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 15 एंड अपॉन 4, सो दिस विल गो 3 टाइम्स, दिस इज 12। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3, सो दिस विल बी 3 इंटीजर 3 अपॉन 4, 3 इंटीजर 3 अपॉन 4, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ। एक और क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, हम यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे वो एक एक करके अलग अलग टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशन भी अलग अलग टाइप का होगा उसका। The example is Rani has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin। मतलब उसके पास में 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना ज़्यादा है। If she has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does she have? तो हमको ये निकालना है कि उसके पास में कितने कितने सिक्के हैं। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के के 3 गुना है, तो हम 5 रुपए के सिक्के को x मान लें। तो let the number of 5 rupees coin that Rani has be x। अगर x कॉइन्स 5 रुपए के हैं तो 2 रुपए के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 गुना है, तो दिस विल बिकम 3x। अब x कॉइन्स 5 रुपए वाले हैं तो उसका टोटल वो कितना हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि 5 रुपए के x कॉइन्स, तो कितने रुपए के सिक्के हो गए?
5x रुपीज के तो सिक्के यही बन गए. सो द अमाउंट रानी हैज फ्रॉम 5 रुपीज कॉइन रुपीज 5 इंटू एक्स मतलब 5x हो गए. और 2-2 रुपए वाले सिक्के कितने रुपए के हो गए? तो 2-2 रुपए वाले इसके पास में 3x कॉइन्स है, 3x कॉइन्स है और 2 रुपए का है तो 2 इंटू 3x मीन दिस विल बी 6x रुपीज. टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 5x रुपीज और 6x रुपीज. लेकिन ये 5x रुपीज प्लस 6x रुपीज ये हो गया 11x रुपीज. लेकिन यहां तो दिया था कि उसके पास में 77 रुपए है टोटल, 2 रुपए के सिक्के में और 5 रुपए के सिक्के में. तो ये 11x 77 रुपए के बराबर होगा. यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 11 से डिवाइड कर दें तो 77 अपॉन 11 इससे कैंसिल होगा 7 टाइम. तो x इज इक्वल टू 7. मतलब जो 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं? उसके पास में 7 सिक्के. 7 सिक्के 5 रुपए के हैं मतलब 35 रुपए के, तो उसके पास 5-5 रुपए वाले कॉइन्स हैं. So, thus the number of 5 rupees coin, this is 7, and number of 2 rupees coin, ये उसके 3 गुना ज़्यादा थे तो 3x थे, तो 3 इंटू 7 मतलब ये हो गए 21. तो 5 रुपए वाले उसके पास में 7 सिक्के हैं और 2 रुपए वाले 21 सिक्के हैं. हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं क्योंकि 7 सिक्के हैं 5 रुपए के तो 35 रुपए के हो गए और यहाँ पे 2 रुपए के 21 सिक्के हैं तो 21 इंटू 2 मतलब 42 रुपीज के इसके पास में 2 रुपए के सिक्के हैं 42 and 35, so this will become 77 rupees. One more question of different type. The difference between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? जब भी कभी रेशियो दिया हुआ होगा तो हम सपोज करेंगे कि नंबर्स आर 2x एंड 5x. तो हम सपोज करेंगे सपोज नंबर्स आर 2x एंड 5x और 2x और 5x का डिफरेंस ये 66 दिया हुआ है. तो देखिए 2x और 5x हमने नंबर सपोज किए, उनका डिफरेंस मींस 5x माइनस 2x इज गिवन टू बी इक्वल टू 66. तो 3x इज इक्वल टू 66 तो x इज इक्वल टू 22. जहाँ x इज इक्वल टू 22 आया तो हमने सपोज किया था कि नंबर्स आर 2x एंड 5x. तो 2 इंटू 2x विल बी 2 इंटू 22 मीन्स 44 और 5x होगा 5 इंटू 22 मीन्स 110. दीज विल बी टू नंबर्स. पहला नंबर होगा 44, दूसरा होगा 110. हम इसको चेक करके देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 66 है या नहीं. तो डिफरेंस ऑफ 110 एंड 44 दिस इज 66 मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. एक और क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हुए. तुलिका हैज ए टोटल ऑफ 590 रुपीज एज करेंसी नोट इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपए के, 20 रुपए के और 10 रुपए के नोट हैं. उसमें से द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड रुपीज 20 नोट. तो 50 और 20 इनका रेशियो दिया हुआ है 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? तो हमको ये निकालना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं, 20 के कितने हैं और 10 रुपए के कितने नोट इसके पास में है. यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ये 50 और 20 रुपए के नोट का है. तो हम ये सपोज कर लें कि 50 रुपए के इसके पास में 3x नोट है और 20 रुपए के 5x नोट है. तो लेट द नंबर ऑफ notes of rupees 50 and 20, these are 3x and
5x कि 50 के 3x और 20 के 5x नोट है। तो अब टोटल नोट हम कितने हैं उसके पास में? 25 है। 25 में से अगर हम ये 3x 50 वाले और 5x 20 रुपए के नोट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में 10 रुपए वाले नोट आ जाएंगे। 10 रुपए के नोट, देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 25 में से हमने ये 10 रुपए 20 रुपए और 50 रुपए के नोट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x प्लस 5x दिस इज 8x, 25 माइनस 8x, ये कितने 10-10 रुपए के नोट हमारे पास में आ गए। अब इनकी वैल्यूज देख लें कितनी कितनी है। 50 रुपए के कितने नोट हैं? 3x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x इंटू 50, क्योंकि 50 रुपए का नोट है एक एक, तो दिस विल बी 150x। 20 रुपए के कितने नोट थे? 5x, तो इसको 5x को 20 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक नोट की कॉस्ट 20 रुपए है, तो 5x इंटू 20, तो दिस विल बी 100x। अब देखें 10 रुपए वाले नोट, तो 10 रुपए के नोट कितने थे? हमने कैलकुलेट किए थे कि ये 25 माइनस 8x नोट है 10-10 रुपए वाले, तो इस 25 माइनस 8x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हो गए 10 इंटू दिस 250 एंड 10 इंटू 8 दिस इज 80x। तो ये हो गए 10 रुपए के नोट की वैल्यू। अब हमको क्या दिया हुआ है कि टोटल 590 रुपए के नोट है। इसका मतलब इसका, इसका और इसका सम वो 590 होना चाहिए। तो देखिए 150x, फिर 100x और फिर ये 250 माइनस 80x, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 150 प्लस 100 मीन दिस इज 250, 250 में से 80x गए तो ये 170x बचा रह गया और प्लस 250 रह गया। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज 590। तो ये देखिए, बट इट इज गिवन 170x प्लस 250, दिस इज इक्वल टू 590। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो 250 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो गया। नाउ 590 माइनस 250 ये हो गया 340। तो यहां से दिस विल इंप्लाई x is equal to 340 upon 170। इससे ये कैंसिल होगा and we will get 2। therefore x is equal to 2। जैसे ही हमारे पास में x की वैल्यू आई तो हम 50 रुपए के कितने नोट थे? 3x थे, तो 3 इंटू 2 मतलब ये हो गए 6 नोट हैं 50-50 के। फिर 20 रुपए के थे इसके पास में 5x नोट, तो 5 इंटू 2 मीन्स 10, 10 नोट हो गए 20-20 वाले। और 10 रुपए के कितने नोट? तो 10 रुपए के हमने निकाले थे 25 माइनस 8x, तो x की जगह 2, 8 इंटू 2 दिस इज 16 और 25 में से 16 गए so दिस इज 9। तो 10-10 रुपए के 9 नोट होंगे उसके पास में। तो अगला क्वेश्चन, 3 consecutive integers, consecutive मतलब लगातार, are such that when they are taken in increasing order। अब देखिए increasing order इसका मतलब अगर एक x है तो अगला होगा x प्लस 1 और उसका अगला होगा x प्लस 2, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 respectively, they adds up to 74. Find these numbers. So first of all, let 3 numbers are
x, x plus 1 and x plus 2. Now they are multiplied by 2, 3 and 4. So it is given पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई किया. They adds up to 74. मतलब this is equal to 74. Therefore, 2x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74. अब ये 2x, 3x और 4x. So this will become 9x and plus ये 3 और 8 ये हो गया 11 इज इक्वल टू 74. इस 11 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 74 minus 11. So this will become 63. Therefore, x will be equal to 63 upon 9. This will be 7. तो x की वैल्यू आ गई 7. तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 7, 7 plus 1 and 7 plus 2 means 7, 8 and 9. So we will write therefore numbers are 7, 7 plus 1 and 7 plus 2, that is 7, 8 and 9. Now question based on age. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? So, since here ratio is given, we will suppose let present age of Rahul and Harun are 5x and 7x respectively. Now 4 years later, so after 4 years, age of Rahul ये कितनी हो जाएगी 5x plus 4 years. And after 4 years, age of Harun will be 7x plus 4 years.
अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 years later the sum of their ages will be 56 years. So it is given sum of their ages means 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56. We have to solve this equation. 5x and 7x, this is 12x, and plus 4 is 8 is equal to 56. Therefore 12x will be equal to 56 minus 8. 56 minus 8 will be 48. Therefore x will be equal to 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा 12 से, 12 से इसको कैंसिल करें 4 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 4. We want to find their present ages. The present ages है 5x and 7x. So we will write therefore present age of Rahul is equal to 5x means 5 into 4